नमस्कार, सुप्रभात। सभी दर्शकों को, समस्त भारतवासियों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं जया सिन्हा और हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर, दशाशीष रावण पर श्री राम की विजय की बधाई लेकर। रक्षा मंत्री इस समय पेरिस में है। दशहरा और भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर वे पहला राफेल लड़ाकू विमान स्वीकार करेंगे। अपने 87वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में होगा जबरदस्त इजाफा। भारत को आज मिलेगा रफाल। तो वहीं काले धन के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार को मिली बड़ी कामयाबी। स्विस बैंक से मिली भारतीय खाताधारकों की पहली सूची। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें, लेकिन इस वक्त शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अपने 87वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में होगा जबरदस्त इजाफा। फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्राप्त करेंगे पहला राफेल लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री दोनों देशों के बीच होने वाले वार्षिक रक्षा संवाद में भी होंगे शामिल। काले धन के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार को मिली बड़ी कामयाबी। सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान समझौते के तहत भारत को मिली स्विस बैंकों में भारतीय खाताधारकों के ब्यौरे की पहली सूची। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पर्यटकों के घाटी छोड़ने को लेकर जारी ट्रैवल एडवाइजरी तत्काल हटाने का दिया निर्देश। 10 अक्टूबर से हटेगी एडवाइजरी। राज्यपाल ने सलाहकारों और मुख्य सचिव के साथ सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। बिहार में प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ से राहत नहीं। पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 75 चिकित्सा शिविर, जबकि अन्य प्रभावित जिलों में 300 चिकित्सा शिविर चालू। और इस वक्त सीधे चलते हैं दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जहां इस समय 87वें वायुसेना दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज वायुसेना दिवस है, 87वां वायुसेना दिवस है और इस मौके पर हमारे सेना कमांड के तीनों प्रमुख इस वक्त दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पहुंचे हैं, जहां वो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो बड़ी ताकत और नए जोश के साथ आज वायुसेना मना रही है अपनी 87वीं सालगिरह। जैसा कि हमने आपको बताया कुछ ही देर में कि आज भारत को मिलेगा राफेल लड़ाकू विमान। इस वक्त ये सीधा प्रसारण हम देख रहे हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से, जिसे इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
राष्ट्र को समर्पित किया था। 44 एकड़ में बना ये नेशनल वॉर मेमोरियल जो उन शहीदों की याद में बनाया गया है जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आठ अक्टूबर का दिन है आज, जब एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और कुछ ही देर में राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे परेड का आयोजन होगा, जहां अपाचे और चिनूक जैसे नए हेलीकॉप्टर नजर आएंगे। तो वहीं भारत से हजारों मील दूर फ्रांस में रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना के लिए नए राफेल लड़ाकू विमान भी हासिल करेंगे। अंतरसेना पंजाब छत। तीनों सेनाओं के प्रमुख वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 87वें वायुसेना दिवस के अवसर पर और वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया भी पहली बार वायुसेना अध्यक्ष के तौर पर आज परेड की सलामी लेंगे, जब बस कुछ ही देर बाद राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे परेड का आयोजन किया जाएगा। तो 87वां वायुसेना दिवस है आज और सुबह सुबह पहुंचे तीनों सेना के कमांड राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर, और जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अपने 87वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। आज औपचारिक तौर पर भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान मिलेगा। फ्रांस की 3 दिवस की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पेरिस में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौंपे जाने के समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री विजयदशमी के अवसर पर फ्रांस में शस्त्र पूजा भी करेंगे। रक्षा मंत्री आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मिलेंगे। राजनाथ सिंह फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता भी करेंगे। वे फ्रांस के रक्षा उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मेक इन इंडिया कार्यक्रम और अगले वर्ष फरवरी में लखनऊ में होने वाले रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने को भी कहेंगे। इंडिया और फ्रांस का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आपने बोला है ट्वीट में बढ़ेगा और बढ़ेगा। वुड यू लाइक टू से? मैंने बिल्कुल बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हमारी प्रेसिडेंट से बात होने वाली है, उसके बाद ही जो कुछ भी बोलना होगा मैं बोलूंगा। और डिफेंस मिनिस्टर से भी कल हमारा डायलॉग है, उसके बाद ही अपनी बातें रखूंगा। कितना महत्व, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत को सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान AEOI की नई नियमित व्यवस्था के तहत स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों के खातों के पहले ब्यौरे उपलब्ध करा दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान समझौते के तहत भारत को विदेशों में अपने नागरिकों द्वारा जमा कराए गए कालेधन के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन यानी FTA ने 75 देशों को AEOI के वैश्विक मानदंडों के तहत वित्तीय खातों के ब्यौरे का आदान प्रदान किया है। भारत भी इनमें शामिल है। FTA के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को पहली बार AEOI ढांचे के तहत खातों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
और आइए बात कर लेते हैं दशहरे की। आज विजयदशमी का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर देशवासियों में जबरदस्त उत्साह है। हर बार की तरह इस साल भी जगह जगह रामलीला चल रही है, जहां आज अंतिम दिन भगवान राम लंकापति रावण का वध करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दशहरे की बधाई दी है। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे नागपुर का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अजय विक्रम। नागपुर में आज आरएसएस का दशहरा पूजन कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद होगा। अजय, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आरएसएस का जो विजयदशमी उत्सव होता है वो बहुत ही खास होता है और सभी जो देशवासी होते हैं उसका इंतजार करते हैं कि उनके संबोधन का क्या कुछ खास तैयारियां इस वक्त आप वहां देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है विजयदशमी का, ये हर साल मनाया जाता है आरएसएस की तरफ से। और आज का दिन आरएसएस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, पूरे देशवासियों के लिए आज निश्चित तौर पर दशहरे का दिन है, विजयदशमी का दिन है, वो महत्व है। लेकिन आरएसएस के लिए महत्व और भी इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आरएसएस की स्थापना विजयदशमी के दिन ही की गई थी। जो इस आरएसएस के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने इस दिन को चुना था आरएसएस की स्थापना के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे जो ये मंच है, ये मंच बनाया गया है और यहाँ पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम, ये पारंपरिक कार्यक्रम है आरएसएस का, उसको आयोजित किया गया है। आप देख सकती हैं मंच के नीचे जो शस्त्रों को रखा गया है और उन शस्त्रों की पूजा की जाएगी और साथ में एक मिसाइल भी रखी गई है। जिस तरह से देश की रक्षा के लिए तमाम आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, आधुनिक उपकरण आ रहे हैं, आधुनिक तकनीकों के जरिए हमारी जो रक्षा, हमारी जो सेनाएं हैं वो मजबूत हो रही है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। शक्ति का प्रतीक है आज का दिन। आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और ये भी कहा जाता है कि माता दुर्गा ने असुरों पर जीत हासिल की थी आज के दिन ही। तो निश्चित तौर पर इस दिन का महत्व काफी अहमियत रखता है और विजयदशमी का जो संदेश है, जो संकेत है, उसी को लेते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। उनका ये मानना था कि संघे शक्ति कलयुगे, अगर इस कलयुग में शक्ति को हासिल करना है तो संघ बनाना होगा। संघ का मतलब एक साथ, एकता का प्रतीक है, सभी को एक साथ जोड़ना। निश्चित तौर पर ये इसी विचार के साथ संघ की स्थापना हुई थी। दूसरी बात ये है कि स्वयं डॉक्टर हेडगेवार ये बात कहा करते थे कि जिस दिन समाज एक हो जाएगा उस दिन किसी भी संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज को एक करना होगा। जो गोलवलकर जी कहते थे, जो दूसरे सरसंघ चालक थे, वो ये कहा करते थे कि जो स्वयंसेवक हैं वही संघ की शक्ति है। संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका कोई सक्रिय सदस्यता का कोई कार्यक्रम नहीं होता, कोई सक्रिय सदस्य इस तरह से नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर हर कोई जो स्वयंसेवक है वो संघ के कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, आ सकता है, विचारों को सुन सकता है और विचारों में शामिल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आज का जो दिन था, शुरुआत जो होती है पारंपरिक तरीके से, पूरे नागपुर में एक पथ संचलन का कार्यक्रम होता है। जो अनुशासन पूरे शहर में देखने को मिला, ये संघ की सबसे बड़ी पहचान है। इतने बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर पथ संचलन कर रहे थे, लेकिन जो अनुशासन था, किसी भी तरह से कोई भी रोड जाम नहीं हुआ, कोई भी सड़क जाम नहीं हुई। अपने तरह से संघ का कार्यक्रम चल रहा था और लोगों का जीवन चल रहा था। चूंकि आज जो विजयदशमी का दिन है, लोग आज सुबह से ही सड़कों पर हैं, अभी आज लोग मंदिरों में जा रहे हैं, तो कोई भी व्यवधान नहीं आया। ये संघ की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी बात, पथ संचलन के बाद यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, सभी जो स्वयंसेवक हैं। एक बहुत बड़ा प्रांगण है, इस प्रांगण में स्वयंसेवकों को इकट्ठा किया जाता है। अभी कुछ समय का विश्राम है, 20 मिनट का। 7:40 पर कार्यक्रम शुरू होगा, जब यहाँ पर संघ प्रमुख आएंगे। जो संघ प्रमुख थे, पथ संचलन का कार्यक्रम उन्होंने स्वयं एक स्थान पर खड़े होकर पथ संचलन का कार्यक्रम देखा। अब मोहन भागवत जी यहाँ पर आएंगे 7:40 पर और वो कार्यक्रम शुरू होगा। उस कार्यक्रम का बहुत संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा। जो कार्यक्रम की परंपरा है, यहाँ पर सबसे पहले ध्वज प्रणाम होगा और उसके बाद जो प्रार्थना है, प्रार्थना की जाएगी, जो संघ की पारंपरिक प्रार्थना। तो अजय विक्रम, हम देख सकते हैं कि परंपरागत तरीके से जो आरएसएस है वो विजयदशमी का त्योहार मना रहा है, अपने स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। इस वक्त अगर हम आपसे जानना चाहें कि अगर आप कैमरा पर्सन को कहें कि वो थोड़े से दृश्य दिखाएं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है, शस्त्र पूजा को लेकर किस तरह से मंच पर सजावट की गई है और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर स्वयंसेवकों द्वारा।
जी बिल्कुल, एक बार मैं फिर से आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकती हैं हमारे पीछे जो मंच है उस पे उसमें 5 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। जो आज के मुख्य अतिथि हैं शिव नाडर हैं, जो HCL के चेयरमैन हैं, उनको बुलाया गया है। RSS के हर जो कार्यक्रम होता है विजयदशमी का, उसमें एक मुख्य अतिथि होता है और HCL के जो चेयरमैन हैं उनको बुलाने के पीछे ये मकसद है कि जिस तरह से सभी देश के सभी व्यक्ति जो आधुनिक तकनीक है उसका प्रयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसी को शामिल करते हुए HCL के चेयरमैन को यहाँ पर शामिल करके RSS ये इस बात को भी प्रतीक करना चाहता है कि तमाम परंपराओं के साथ जो आधुनिक जो कार्यक्रम है, जो आधुनिक तकनीक है, उसको भी प्रयोग करें। आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो ट्विटर पर, फेसबुक पर लाइव जाएगा। सभी चैनल इसको लाइव करने वाले हैं। ये जो शस्त्रों की आप देख रही हैं, ये परंपरागत शस्त्र हैं जो हमारे पहले प्रयोग किए जाते थे। उसमें तलवार हैं, भाले हैं, वो सब चीजें रखी है परंपरागत तरीके से, उसकी पूजा होती है। इसके बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि यहाँ पर जब ध्वज प्रणाम होगा, ध्वज प्रणाम के बाद यहाँ पर एक शारीरिक कार्यक्रम होता है जो RSS की सबसे बड़ी पहचान है। जो शारीरिक कार्यक्रम है उसमें दंड योग होता है, योग होता है, नियुद्ध होता है। इन तीनों चीजों के साथ यहाँ का शारीरिक कार्यक्रम पूर्ण होता है और उसके बाद जो संक्षिप्त रूप से भाषण होगा और जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत हैं उनका भाषण होगा। और आज का दिन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि जो संघ प्रमुख है वो जो बोलते हैं वो पूरे देश में एक संदेश जाता है। वो न केवल समाज में संदेश जाता है, सरकार को भी संदेश जाता है। इसलिए जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं वो भी इस पर नजर रखते हैं कि संघ प्रमुख आज क्या बोलने वाले हैं, देश को क्या। जी बिल्कुल अजय विक्रम, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी उत्सव नागपुर में आज मनाया जा रहा है और आज स्थापना दिवस भी है RSS का। कुछ देर में इसकी शुरुआत होगी और साथ ही साथ सभी की निगाहें इस पे भी होगी कि आज संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का संबोधन होगा। क्या कुछ संदेश वो देना चाहेंगे आज समाज को, देश को। और आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि HCL के अध्यक्ष शिव नाडर वहां पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर संदेश देता है कि आधुनिकता के साथ चल रहा है RSS भी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय विक्रम हमसे जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों को दशहरे की बधाई दी है। अपने ट्विटर संदेश में उन्होंने कहा कि विजयदशमी के पावन पर्व पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हमारे सनातन मूल्यों जैसे असत्य पर सत्य की विजय, नारी की मेधा, क्षमता का सम्मान, लोकतांत्रिक समावेशी सहिष्णुत्व, समानता और सहिष्णुता के प्रति हमारी साझी आस्था का उत्सव है। आज के इस पावन अवसर पर अपने इन सनातन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और संकल्प को दृढ़ करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र मानवता के लिए सर्वकालिक सार्वभौमिक आदर्श प्रस्तुत करता है। उनकी कथा देश और समुदायों की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर सुदूर देशों की विभिन्न भाषाओं में प्रचलित है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घाटी में गृह विभाग की ओर से जारी ट्रैवल एडवाइजरी को हटाने का निर्देश दिया है। ये निर्देश 10 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। इसके बाद से पर्यटक घाटी में घूमने जा सकेंगे। दरअसल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा की बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। इस बैठक में सलाहकारों के साथ साथ मुख्य सचिव भी शामिल हुए। उनके अलावा मीटिंग में योजना और आवास के अलावा शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधानों को खत्म करने के पहले गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि घाटी से तुरंत यात्रियों को निकाला जाए। और बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ से राहत नहीं मिली है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा और पुनपुन नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। पटना जिले के जलभराव वाले इलाकों में 75 जबकि अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में 300 से ज्यादा चिकित्सा शिविर लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में मामूली बारिश भी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया जिलों के 1-2 क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश की संभावना भी जताई है। राज्य में डेंगू की जांच और इलाज के लिए राज्य सरकार 10 से 12 अक्टूबर के बीच PMCH और NMCH परिसरों में 3 दिवसीय मुफ्त डेंगू जांच शिविर लगाएगी।
मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी पर लगाम लगाने के लिए पटना के शहरी इलाकों में दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। राज्य को बाढ़ की स्थिति से उबारने और किसी भी महामारी को पनपने से रोकने में केंद्र सरकार राज्य को हर संभव मदद दे रहा है। इस बीच बाढ़ के कारण राज्य के हुए नुकसान का आकलन करने के बाद 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम दिल्ली वापस आ गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में डॉक्टरों की टीम लगातार पेट, गुर्दे और त्वचा से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर रही है। इस बीच जलस्तर घटने के साथ ही पटना और गया व बख्तियारपुर और राजगीर के बीच चलने वाली रेल सेवा भी बहाल हो गई है। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की 55वीं वर्षगांठ के मौके पर नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए अफ्रीकी देशों को दूरस्थ शिक्षा और दूरस्थ चिकित्सा सेवा का लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करता आया है। साथ ही पिछले 5 साल में भारत ने सभी के लिए विकास के मंत्र को चरितार्थ किया है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया के कई देशों में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने के अलावा विकास में भी भागीदार बन रहा है। In many ways, India is today an example of e-governance, bringing greater transparency, efficacy and accountability in the system, and firmly believe that we should take the maximum advantage of digital technology to reap its benefit of self-reliance. Based on these learnings and technological advancements within India in the last 5 years, iTech and EVBAB have thus been upgraded from their previous avatars with an aim to provide demand-driven support to our partner countries and to fill the gaps in human resource development and delivery of affordable and quality health services. महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का काम सोमवार को पूरा हो गया। दोनों राज्यों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। नाम वापसी के बाद महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए अब कुल 3,239 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। तो वहीं हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए अब 1,168 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर वीर योद्धाओं को याद किया है। पीएम ने कहा कि एक गौरवान्वित राष्ट्र वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता है। भारतीय वायुसेना निरंतर समर्पण और उत्कृष्टता के साथ भारत की सेवा करती है। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक वीडियो भी जारी किया। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लोगों को परेड के जिन हिस्सों की सबसे बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है, उनमें से एक है फ्लाई पास्ट, जिसमें हमारी एयरफोर्स हैरत अंगेज कारनामों के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। 1947 में, 1965 में भी, 1971, 1999 वायुसेना की भूमिका अहम रही। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा।
वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अपनों की कामयाबी की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं, इसीलिए हम लाए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का हैप्पी लाइफ फेस्टिवल, जिसमें आप पाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कार लोन्स पर अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर लोन अमाउंट और लॉन्गर टेन्योर, ताकि आप बना सकें हैप्पी लाइफ। हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। ब्रेक के बाद स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन को चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की द्वारा सीरिया में चलाए जाने वाले अभियान में अगर एक भी अमेरिकी कर्मचारी को नुकसान पहुंचा तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे एर्दोआन। ट्रंप ने कहा कि उत्तरी सीरिया से अमेरिकी फौजों के हटने के बाद अगर तुर्की अपनी हदें पार करता है तो वो उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। आशंका जताई जा रही है कि अगर अमेरिकी सैनिक हटे तो तुर्की को सीमा के पास मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ हमला बोलने का मौका मिल जाएगा। कुर्द लड़ाके सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के प्रमुख सहयोगी रहे हैं। उधर तुर्की के रक्षा विभाग ने कहा है कि उत्तरी सीरिया में हमले के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप ने कई ट्वीट कर अमेरिकी सैनिकों को उत्तरी सीरिया से हटाने के अपने फैसले का बचाव किया है, मगर ट्रंप के रिपब्लिकन सहयोगी भी उनके फैसले की तीखी आलोचना कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सदस्य नैंसी पेलोसी और रिपब्लिकन मिच मैकोनेल ने इसे खतरनाक और उतावला कदम बताया है। इटली के दक्षिणी लाम्पीदूसा द्वीप के समीप एक नौका डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई है। इतालवी तटरक्षक ने कहा है कि लाम्पीडूसा द्वीप के निकट प्रवासियों की भरी एक नौका के डूबने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 22 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन कई लोग लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज विजयदशमी का उत्सव मनाया जा रहा है नागपुर में, और आज उनका स्थापना दिवस भी है। और इस पर जो सर संचालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उनका संबोधन भी होगा। और इस पर विशेष कार्यक्रम के साथ इस वक्त हम हाजिर हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर माखनलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हिस्टोरियन है और अगले कुछ वक्त तक हमारे साथ चर्चा करेंगे स्टूडियो में। माखनलाल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि विजयदशमी का त्यौहार है, अच्छाई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक हम मानते हैं, और नागपुर में जब ये इसका उत्सव होता है और जब सरसंघचालक प्रमुख जब संबोधित करते हैं तो वाकई सभी की निगाहें होती हैं, क्योंकि वो समाज को एक संदेश देंगे। एक सामाजिक संगठन है आरएसएस, लेकिन फिर भी जिस तरह से उसने समाज निर्माण में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो वाकई उसके बारे में कितना कहा जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है। सबसे पहले आपकी पहली जो टिप्पणी होगी वो क्या होगी, क्योंकि आज वो संबोधित करेंगे जनता को। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक दुनिया का आज सबसे पुराना संगठन है, जो कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर ही चलता गया। जी 1925 में जब इसकी स्थापना हुई थी विजयदशमी के दिन, तो जरा सोच देखिए कि स्थापना इस मान्यता से की गई कि हम हमेशा बुराई से लड़के अच्छाई की ओर बढ़ेंगे, और उसी रास्ते पर संघ चला है। सबसे बड़ी बात यह रही कि संघ के जितने लोग हैं, जितने लोग कार्यकर्ता हैं, जितने काम करने वाले हैं, सब के सब पूरी तौर पे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हैं। और यही वजह है कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है समाज की, इस देश की, जिसमें संघ की भागीदारी न हो। और लेटेस्ट अगर आप देख लीजिए, आपदा पड़ी है बिहार में, और पटना में इस वक्त 11-12 हज़ार स्वयंसेवक जी सफाई का काम कर रहे हैं, पानी निकालने का काम रहे हैं, चाहे सरकारी एजेंसियां हों, चाहे तमाम राजनीतिक दल के लोग हों, कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्र निर्माण हो, स्कूल चलाना हो, तमाम सामाजिक कार्यक्रम चलाने हो, उन पर तो आगे रहता ही है, लेकिन आपदा और विपदा के समय में लोगों के साथ आकर
उनके दुख सुख को बांटना भी संघ का बहुत बड़ा काम। बिल्कुल, जिस तरह से हम अगर बात करें समाज निर्माण में इसके योगदान की, तो कई ऐसी चीज़ें रही हैं, कई ऐसे लैंडमार्क रहे हैं जिनकी वजह से संघ आज अपने इस जो उसका वर्चस्व है, जो उसकी भूमिका जो और महत्वपूर्ण हुई है। भारतीय मजदूर संघ हो गया जिसकी स्थापना आरएसएस की तरफ से की गई, तो वहीं जमींदारी प्रथा का खात्मा है, तमाम ऐसी चीज़ें रहीं समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त रहीं, उसके खिलाफ हमेशा से ही एक ऐसी संस्था रही जिसने आवाज़ उठाई और उससे बहुत ज़्यादा आलोचना का भी हमेशा से सामना करना पड़ा। शायद ही कोई ऐसा संस्था होगी जिसको इतनी आलोचना मिली हो, लेकिन उसके बावजूद वो काम करता रहा और जो पथ संचालन की हम बात करते हैं उसमें आगे बढ़ता रहा। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आरएसएस ने ये तय किया 1925 में कि वह डायरेक्टली किसी चीज़ में भाग नहीं लेगा। और आरएसएस का उद्देश्य आप समझ लीजिए कि वो कहता है व्यक्ति निर्माण की हम बात करेंगे, हम व्यक्ति निर्माण करेंगे और वो समाज निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए चाहे भारतीय मजदूर संघ रहा हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे शिक्षण संगठन हो, चाहे तमाम इस तरह के जिनको कहते हैं अनुषांगिक उनके संस्थान, उसमें चलता रहा है। सारी दिक्कत ये रही है कि आरएसएस ने पहले दिन से ये माना कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और उसका नतीजा ये होता है कि जो लोग इस राष्ट्र में विश्वास नहीं करते, राष्ट्र के हित में विश्वास नहीं करते, उनको आरएसएस टारगेट करते हैं। वो उनका मानना यह है कि आरएसएस की वजह से चूंकि देश मजबूत होगा, देश अगर मजबूत होता तो उनकी स्थिति खराब होगी। और आप ये सोच लीजिए कि नाम हम नहीं लेना चाहते, तमाम ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के बाद बने, आज वो विश्व पटल में कहीं नहीं है। आरएसएस शुरुआत हुई एक छोटे से शहर से बिना किसी आडंबर के, और आज वो कहाँ है कि दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक वो है संगठन। तो ये दर्शाता है कि आरएसएस की स्वीकार्यता पब्लिक में कितना है, जनरल पब्लिक में कितना है। लोग, आपने सही कहा कि क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन उन आलोचकों की संख्या इतनी कम है कि सपोर्टर के सामने वो नगण्य हैं। और हमेशा जो लोग इसको सहयोग दे रहे हैं वो इसके इस एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में आरएसएस कितना बड़ा भागीदार है और कितना योगदान है इसका। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान हितेश शंकर भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हितेश, आपसे जानना चाहेंगे कि बीते साल प्रणब मुखर्जी वो थे, खास मेहमान थे और उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। इस बार एचसीएल के अध्यक्ष शिव नाडर खास अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। क्या दर्शाता है? मेरा आंकलन ये कह रहा है कि कह सकते हैं कि संघ आधुनिक युग में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे उसकी जो उपस्थिति है वो बढ़ गई है, अब ऑनलाइन शाखाएं भी की जाती हैं और तमाम अभी जो आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इस सब पर लाइव है। तो कह सकते हैं बिल्कुल आज के डिजिटल युग में अपनी मौजूदगी बहुत सशक्त तौर पर दर्ज करा रहा है आरएसएस। देखिए, ऐसा है कि संघ कभी भी पुरातन तो रहा ही नहीं, वो उतना समय के साथ कदमताल करने वाला संगठन है और सबसे आधुनिक संगठन में अगर इसे कहूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अब सब लोग उसकी आधुनिकता को देखने लगे हैं। तो जिन लोगों ने मन में एक धारणा बना रखी थी कि संघ ऐसा है या वैसा है, और संघ को देखे बिना धारणा बनाना, तो ऐसे में ट्विटर पर संघ को देख के लगता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं संघ वाले। तो मुझे लगता है ये बनी हुई छवियों का टूटना है, क्योंकि संघ से जुड़ाव के बिना संघ को समझना संभव नहीं है। ये उसी तरह से है कि किसी पुस्तक की समीक्षा तो करेंगे मगर उसके लिए पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। आज तक ज्यादातर यही होता रहा कि पुस्तक की रिव्यू खूब हुआ आरएसएस का, मगर आरएसएस से जुड़ाव कर रखने वाले लोगों ने, जो आरएसएस को जानते हैं, उन लोगों की राय को उसमें शामिल नहीं किया गया। इसलिए वो हमेशा अधूरी, अपूर्ण तस्वीर बनी। और वो जो ट्विटर की बात की आपने, संघ का जो अभी जो पदाधिकारियों के जो ट्विटर हैंडल हैं, आप ये देखेंगे कि सारे हैंडल सक्रिय नहीं हैं उसमें बराबर। और अभी दिल्ली में विदेशी मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन था सरसंघचालक जी का, उसमें उन्होंने जो बताया, ये बात बड़ी साफ की कि वो ट्विटर में सब लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए नहीं, परंतु इसलिए अवश्य है कि वेरीफाइड अकाउंट होने से आपके नाम से आज के समय में फेक न्यूज फैलाना, बाकी सारी चीजें करना, इसके लिए वो ट्विटर अकाउंट है। अभी भी जो सरकार जो हैं भैया जी जोशी, उनका ट्विटर हैंडल या संघ के जो
प्रवक्ता आप कह सकते हैं, प्रचार विभाग का ट्विटर हैंडल वो अधिकृत है या कुछ सक्रिय पदाधिकारियों के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। और YouTube या बाकी सब की बात करें तो मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं है, बहुत समय से ये सारी चीजें ऑनलाइन और सारा होता है। ये बात जरूर है कि देश में एक माहौल बनने के बाद मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा वहां पर जरूर लगने लगा है। लाइव टेलीकास्ट में रुचि हो गई है, अब क्या क्या कहेंगे इसे गौर से देखा जाने लगा है, उसे कई फिल्टर से छाने जाने लगा है कि इसके क्या क्या मंतव्य हो सकते हैं, क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो क्योंकि समाज जीवन में एक इतने सबल शक्तिशाली संगठन का कैसा व्यापक प्रभाव हो सकता है, पूरे देश का मन मिजाज की थाह रखने वाला जो संगठन है वो समाज की शक्ति को जागृत करके कैसे कैसे अनूठे काम कर सकता है। अलग अलग क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन अलग अलग क्षेत्रों के काम को समझने में लोगों की रुचि जागृत हुई है, जगी है। परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि सारे कामों के बजाय अभी भी खाली पॉलिटिक्स के चश्मे से आरएसएस को देखना, विचार करना, पॉलिसीज पर कमेंट को देखना, ये फिर भी अपूर्णता है, ये अधूरापन है। क्योंकि संघ इससे आगे, अगर वो कहता है सांस्कृतिक संगठन है, तो मुझे लगता है कि जो देश समाज की जो बात है, उस देश समाज की बात के साथ उससे जरा भी रत्ती भर भी उससे अलग संघ की बात कभी मैंने सुनी नहीं है। समाज की चिंताएं, समाज की आकांक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं, उनको स्वर देने वाला अगर कोई संगठन है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। बिल्कुल। और जो राजनीति के चश्मे की अगर आपने बात की उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़े, हम कह सकते हैं सबसे बड़े संगठन के रूप में, एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में 9 दशक के बाद तक आरएसएस ने खुद को स्थापित किया। किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से ये सफर रहा आरएसएस का, साथ ही भारत में नहीं, मतलब उड़ीसा में चक्रवात आया तो लेकर गया इस त्रासदी तक लेकर भारत ही नहीं, श्रीलंका, सुमात्रा तक स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवी वहां गए और वहां उन्होंने काम किया है, समाज निर्माण की बात करें तो किस तरह से देखते हैं कि पूरी जो जर्नी रही, स्थापित किया। आप दोनों से बात करेंगे, पंकज जी आपसे बताएं, आप हिस्टोरियन हैं। देखिए, ये जर्नी बहुत लंबी रही है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि संघ ने, जैसा अभी हितेश जी ने बताया, समय के साथ जी न केवल संगठनात्मक परिवर्तन उसमें आए, समय के साथ टेक्नोलॉजी से जुड़ते गए, लेकिन समय और काल की परिस्थितियों के हिसाब से समाज क्या फेस कर रहा है, समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं, उनकी तरफ बहुत ध्यान दिया। देखिए, छोटी सी बात समझिए, छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम्पल हैं, लेकिन उसके परिणाम बहुत बड़े हैं। संघ ने देखा कि शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है इस देश में, और वास्तविकता थी कि आज़ादी के बाद से हमारा जो शिक्षा का स्तर था, मतलब परसेंटेज वाइज इतना कम था। संघ ने बढ़कर आगे कहा एकल विद्यालय, एक स्कूल हम खोलेंगे, एक अध्यापक रहेगा, 24 घंटे रहेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। करते 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 ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। हमारा वनवासी कल्याण आश्रम है, जिसमें संघ का काम उन जगहों पे हुआ जहाँ सरकारी राजनीतिक लोग, सरकारी अफसर के लोग भी नहीं जाते थे। तो संगठन की तरफ ध्यान दिया गया, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया, और सांस्कृतिक समस्याओं की तरफ ध्यान दिया गया। तो एक लंबा सफर रहा है संघ का 1925 से लेके, जिस तरफ ध्यान बिल्कुल, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। देश जी आपके विचार लेंगे, लेकिन आगे हम एक कहानी पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विजयदशमी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया है। आइए देखते हैं वीडियो। आज विजयादशमी के पर्व पर रावण दहन की परंपरा है। ये रावण दहन उस परंपरा का हिस्सा है, लेकिन एक नागरिक के नाते समाज जीवन में ये जो रावण प्रवृत्ति होती है, उसको विनाश करने के लिए भी समाज ने निरंतर जागरूक प्रयास करने होते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि अयोध्या से पहने हुए वस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभु राम पूरे रास्ते चलते चलते संगठन शक्ति का इतना बड़ा कौशल्य बता देते हैं कि श्रीलंका विजय में समाज के हर तबके के व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। नर भी जुड़े, वानर भी जुड़े, प्रकृति भी ने उनको साथ दिया। लोक संग्रह की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा। और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसी नम्रता के साथ
जन समाज को अपने आप को आहूत करने में लगे रहे। ऐसे उत्सवों से कुछ कर गुजरने का संकल्प बनना चाहिए। ऐसे आज विजयादशमी के पर्व पर हम भी संकल्प करें। स्वार्थ के लिए समाज में भेद करने वाली हर शक्ति, हर बुराई को हमने पराजित करना। आप सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा की तरह अपने शब्दों से जनता के बीच जोश भरते हुए, उन्हें रास्ता दिखाते हुए हितेश जी, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारे त्योहार हैं, वो इसीलिए इतने रचे बसे हैं क्योंकि वो सब हमें संदेश देते हैं, हमें एक नया संकल्प देते हैं। और विजयदशमी का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसा मौका है जब हम सभी को संकल्प लेना है कि अपने अंदर जो छुपा श्री राम तत्व है या जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें बाहर लाएं और जो समाज की कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ हम अपना स्वर बुलंद करें। बिल्कुल, ये ठीक ही बात है। ये संस्कृति का संस्कार ही है कि आत्म रक्षार्थ और जगत हिताय, आत्मा को मोक्ष की तरफ लेना, जगत के हित का काम करना, ये यहाँ की मूलभूत बातें हैं। तो राम जी की जो बात आई, तो पूरा जीवन अगर हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो उसका एक कारण है। वो जीवन है जिसकी मर्यादाएं हैं, वो बताते हैं कि किस चीज़ की कहाँ पर लाइन है। और मर्यादा है इसलिए पुरुषोत्तम है क्योंकि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की जो लाइन है, राम जी उसे डिफाइन करते हैं। तो अगर आज ये कहा है तो शक्ति को कैसे साधना और अधिकार कहाँ तक है, कर्तव्य हमारे कौन से हैं और सबके बीच में संतुलन कैसे रखना, स्नेह कैसे रखना, ये सारी चीज़ें मिलाकर वो राम जी की जो कहानी है, रामलीला में हम देखते हैं बचपन से, वो सारी चीज़ें हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला उसमें भी उसी संस्कार की बात है। दूसरी बात, एक आज जो शस्त्र पूजा के साथ ये होता है जी। तो आज का दिन रामलीला में जो रामायण में जो चित्रण आता है कि रावण वध का दिन है। शक्ति का देखें तो आज महिषासुर मर्दन का दिन है, महिषासुर का वध किया था देवी ने। तो दोनों ही तरह से आसुरी शक्ति को, समाज का अनिष्ट करने वालों को, नियम कायदे तोड़ने वालों को, बाकियों को परेशान करने वालों को, वहां पर शस्त्र उठाना, शस्त्र उठाने का भी एक नियम है। शस्त्र खाली फ्लैशिंग के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है, बाकियों को धमकाने डराने के लिए भी नहीं है, मगर वहां पर भी वही बात है कि आत्मरक्षा के लिए भी है, जगत हित के लिए भी। तो ये शस्त्र की भी जो सीमाएं हैं वो इस समाज ने, संस्कृति ने तय की थी, उसी को प्रतीक रूप में आज भी माना जाता है। बिल्कुल। प्रोफेसर माखनलाल जी, अगर आपकी हम टिप्पणी लें इस बात पर, कहते हैं कि ज़माना बदल रहा है, आजकल युवा हैं उनको ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में रामलीला का मंचन होता है, आज भी राम कथाएं उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती हैं और खूब भीड़ जुटती है। आज भी इन सब परिसरों में हाईटेक हो गए हैं, वो वीडियो वॉल्स आ गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनका मूल तत्व है वो कहीं ना कहीं वही है। और आज सभी इंतज़ार कर रहे हैं आज रावण वध का। तो किस तरह से देखते हैं कि ये सब त्योहार जो हैं और इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो किस तरह से जोड़ते हैं, समाज को एकजुटता के उसमें धागे में बांधते हैं? देखिए, समाज एक हमेशा आगे की ओर बढ़ती हुई इकाई है और समय भी बदलता रहता है, लेकिन एक चीज़ हमें समझ लेना चाहिए बहुत ही स्पष्टता से कि समाज अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ता है, न कि आगे बढ़ते हुए संस्कार पीछे छोड़ता है। और चाहे दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, ये सारे त्यौहार हमारी संस्कार के, हमारी परंपरा के अंग हैं। और ये भी समझ लीजिए कि ये परंपराएं, ये संस्कार कोई 100-200 साल के नहीं हैं, 7,000-8,000 साल पुराने हैं, कम से कम लिखित प्रमाण की मैं बात कर रहा हूँ। और जितनी गहरी ये जड़ें होती हैं परंपराओं के, वो समाज उतना ही मजबूत होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हमारे ऊपर इतने विदेशी आक्रमण हुए जी। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो 1000 साल से ज़्यादा गुलाम रहा हो। दुनिया में सभी देश गुलाम रहे हैं, हम अकेले हैं कि 1000 साल गुलाम रहे, फिर भी हम अकेले हैं जिनकी परंपराएं बची, बाकी सारी दुनिया के लोगों की परंपराएं खत्म कर दी गई। ये हमारी जड़ें थीं जो हमें बचा के ले गई। तो हम चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, एक प्रोवर्ब है,
साइंस कैन फॉरगेट इट्स ओन हिस्ट्री बट सोसाइटी नेवर फॉरगेट्स। तो हम उस समाज के हिस्सा हैं। और हितेश जी भी बात कर रहे थे शस्त्र पूजा की। हम अहिंसा की बात करते हैं, बहुत बात करते हैं। आज शस्त्र पूजा का दिन है। रामायण में ही कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षिते हिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए आपको शस्त्र उठाना ही है। हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और इस उससे आप बच वक्त नहीं सकते। बिल्कुल इस वक्त सीधे रुक करेंगे नागपुर का, जहां पर सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत मंच पर आ गए हैं और कुछ ही देर में उनका संबोधन होगा। अभी संबोधन नहीं होगा, अभी शस्त्र पूजन होगा, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज होगी, फिर परिचय होगा, फिर शिव नडर, फिर बिल्कुल हम देख सकते हैं कि इस वक्त शस्त्र पूजन कर रहे हैं सर संघचालक। परंपरा है के जो 8 और साथ ही इसे सीमोल्लंघन भी कहते हैं। सीमोल्लंघन यानी कि अब यह प्रदर्शन करना जहाँ तक बढ़े उससे एक कदम आगे बढ़ना, ये इस तरीके का परंपरा है। और एक जीवित समाज, एक शक्तिशाली समाज, एक संस्कारी समाज, उसके संघ दक्ष स्कंद संघ प्रत्युत प्रचरणम केंद्रतः। बिल्कुल कुछ अभी शस्त्र पूजन किया और कुछ देर में सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का संबोधन भी होगा। आपको वापस ले चलेंगे नागपुर। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम प्रोफेसर से भी बात कर रहे थे, प्रोफेसर माखनलाल जी से, कि एक लंबा सफ़र रहा है आरएसएस का और कह सकते हैं कि अखाड़ों से इसकी शुरुआत हुई, वो आज इतना विराट रूप ले चुका है, दुनिया का सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के रूप में जाना जाता है। किस तरह से आप देखते हैं कि समय के साथ इसमें बदलाव हुआ और इतना विराट रूप इसने धारण किया? अगर आप बतौर पत्रकार देखें तो किस तरह से आप देखेंगे इसके विभिन्न चरणों को, इसके सफर को? देखिए, ऐसा है, अखाड़ों से शुरुआत नहीं हुई है जी। अखाड़ों से शुरुआत नहीं हुई है। मोहिते का बाड़ा एक था और वो एक डिफंक्ट सी जगह थी, छोड़ी हुई जगह थी, वहां पहली शाखा लगनी शुरू हुई। परंतु उससे पहले भी कुछ जानने वाली बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। वो ये है कि संघ बनने से पहले के जो वर्ष थे, डॉक्टर हेडगेवार ने उस समय पर गंभीर चिंतन किया कि हमारे इस समाज पर बार बार आक्रमण होते हैं, क्या गारंटी है कि आगे आक्रमण नहीं होंगे। परंतु ये आक्रमण होने के बाद भी अगर इसका निराकरण करना है, इस समाज को जीवित जागृत समाज बनाना है, तो इस समाज को जागृत भी करना पड़ेगा, संगठित भी करना पड़ेगा। कि इस बीमारी का हमेशा के लिए इलाज सोचना है तो करना पड़ेगा। बार बार क्यों आते हैं आक्रांता, एक के बाद दूसरे की हिम्मत क्यों बनती है और समाज दोबारा से गुलाम क्यों बनता है? तो ये सोचते हुए उसके बाद एक छोटी सी शाखा, और आप ये देखिए कि कोई हट्टे कट्टे नौजवान सारे इकट्ठे करके शक्ति प्रदर्शन किया हो, ऐसा नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे और जब उन बच्चों ने वहां मोहिते के बाड़े में जाकर खेलना कूदना शुरू किया तो लोगों को लगा कि भाई ये डॉक्टरी उस समय बहुत बड़ी बात होती थी कि कलकत्ता से डॉक्टरी पढ़ के आया है, ये इस डॉक्टर का तो शायद मति चल गई है, ये बच्चों के साथ कहाँ मिट्टी में डॉक्टर रम रहा है। उस समय एलीट होता था डॉक्टर, और लोगों ने उसे एक व्यायामशाला के तौर पर दिया कि डॉक्टर बच्चों को लेकर कसरत कराते रहते हैं और ये शायद कोई व्यायामशाला है। परंतु उसके बाद जो उसका विस्तार हुआ वो धीरे धीरे एक कहानी, बड़ी गाथा बनता गया। और एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि शाखा तो लगनी शुरू हो गई थी, परंतु उसका नामकरण कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और ये नामकरण शाखा शुरू होने के 6 महीने बाद हुआ। तो आप इसमें एक संस्कार देख सकते हैं कि काम करना है, नाम की चिंता नहीं करनी है, ये सबसे शुरू से संघ में रहा है। और इसी कारण
आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था या यहाँ का क्या योगदान था। उन्हें थोड़ा सा इतिहास पढ़ना चाहिए। संघ का जो संस्कार है वो काम करना, नाम नहीं लेने का है। इसीलिए स्वतंत्रता से जो आंदोलन है उसमें भी संघ पूरा सहभाग करता है, मगर सहभाग करने के बाद भी श्रेय जरा सा भी नहीं लेता है। डॉक्टर साहब खुद क्रांतिकारी थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। कांग्रेस के सदस्य थे, मध्य प्रांत के पदाधिकारी थे, परंतु उसके बाद जब पूर्ण स्वराज्य पर उन्होंने आनाकानी देखी, कुछ मामलों में तुष्टीकरण देखा या समाज की विभाजक रेखाओं में कांग्रेस को उस पूर्णता से नहीं देखा कि जहां पर एक राष्ट्रीय संगठन के तौर पर कांग्रेस को भूमिका निभानी चाहिए थी, वहां पर संघ फिर मुखर हुआ। और डॉक्टर साहब क्रांतिकारियों की अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जिस समय कारावास से छूटे थे, 21 महीने की उन्हें सजा हुई थी। उसके बाद जब वो छूटे तो मोतीलाल नेहरू जी और बाकी कई अन्य बड़े वाले सरदार पटेल के भाई, तो वो सब लोग स्वागत करने पहुंचे थे उनका। वेंकटेश भवन में वहां एक कार्यक्रम हुआ था। ये सारी चीजें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो फिर बयानबाजी होती है। हमारे ही समाज का एक ऐसा संगठन, और समाज में अलग से नहीं, समाज का संगठन करने के लिए निकले हुए लोग हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं अगर देखना है तो शाखा तो जाना पड़ेगा। मक्खनलाल जी, अगर आपसे जानना चाहें कि अगर हम आरएसएस के योगदानों के बारे में बात करें, जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि अगर राष्ट्रीय मजदूर संघ की बात हो, उसकी स्थापना की, या जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने की बात हो, तमाम ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ रहीं जिसके खिलाफ संघ की आवाज़ काफ़ी मुखर तौर पर आई। लेकिन कई ऐसे चीज़ें रहीं जिसमें संघ आगे निकल कर आया, जैसे समाज निर्माण की अगर हम बात करें तो अगर विभाजन पीड़ितों के आश्रय को देने की बात हो या फिर 1962 के युद्ध की बात हो, तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स रहे जहां पर संघ ने बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई। अगर इतिहास पर नजर डालें तो किस तरह से आप देखते हैं कि ऐसी क्या बात रही जिसकी वजह से आज भी वो बातें, तमाम बातें जो हैं वो प्रासंगिक रही हैं और आज भी उतनी ही महत्वपूर्णता से उनको बात की जाती है, उनके बारे में लिखा जाता है? हम 2-3 चीज़ों पे पॉइंटेड बात करेंगे जी। एक तो जैसे भाई हितेश जी ने बताया और आपने भी जिक्र किया, स्वतंत्रता आंदोलन को लेके इतिहासकार होने के नाते और दुनिया के इतिहास को भी जानने के नाते एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से और आपके माध्यम से सब लोगों से। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि एक पार्टी जो कर रही वही दूसरा पार्टी भी करे। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के 25 तरीके होते हैं। डॉक्टर साहब जेल गए थे, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए ही जेल गए थे। उनका आग्रह ये था कि आप स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ें, लेकिन तब संघ को उसमें मत इन्वॉल्व करें। यानी आज भी संघ डायरेक्टली किसी चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होता, उसके अनुषंगिक संगठन हैं जो ये सब कार्यक्रम चलाते हैं। संघ की बहुत बड़ी योगदान रहा है समाज को संगठित करने के लिए, और एक संगठित समाज ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सकता है, बिखरा हुआ समाज नहीं लड़ सकता। तो हमें इस दृष्टिकोण से भी सोचना पड़ेगा। आपने कुछ योगदान की बात की और सामाजिक समस्याओं को कैसे डील किया है। संघ में, शाखा में हजारों लोग जहाँ बैठे हों वहाँ भी बगल वाले से कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो। ब्राह्मण है, बगल में अगर स्वीपर है तो वो बैठा है, और इस बात की प्रशंसा गांधी जी ने खुद किया। जब उन्होंने जाके इस संगठन को देखा, ये कार्यक्रम सब देखे और ये देखा कि सभी एक ही रसोई से खाना खाते हैं, जो गांधी जी के अपने आश्रम में संभव नहीं था कि एक ही रसोई सब खाना सकते हैं। तब उन्होंने पूछा था कि आखिर ये कैसे संभव है। हेडगेवार जी ने कहा था कि हमारे यहाँ जब भी कोई आता है तो सबसे पहले उसको एक नाम से, पहले नाम से पुकारा जाता है। कभी कोई नहीं जानने की कोशिश करता कि इसके घर की क्या नाम है या इसकी क्या जाति है। दूसरी बात, हम बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। जातिवाद बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने उस वक्त तोड़ना शुरू किया जब गांधी जी भी नहीं सोच पा रहे थे। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ समस्याएं आई, बात हो रही थी, चाहे मजदूर संगठन की बात आपने की, विद्यार्थी परिषद की बात किया, बाकी और चीज़ें जो करती रही। वनवासी कल्याण आश्रम में इतना बड़ा इनका योगदान है कि कलेक्टर नहीं जाते थे, कमिश्नर नहीं जाते थे, पटवारी नहीं जाते थे उस एरिया में। नतीजा ये हुआ कि वो पूरा अंडर डेवलप छोड़ दिया गया। आज देश के ज़्यादातर
वनवासी हमारे भाई जिनको हम ट्राइबल कहते हैं, वो देश की मुख्य धारा से अगर जुड़े हैं तो यकीन माने उसके लिए कम से कम 80%, 85% योगदान आरएसएस का है। तब जाके आरएसएस ने वो रास्ता तैयार किया, वो सारे झाड़ झंकार साफ किए, तब जाके सरकारी अफसर और सरकारी लोग जाना शुरू किए हैं। उसके पहले किसी की जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो हमें इन सारी दिक्कत ये आती है, आरएसएस बहुत जिसको कहते हैं कि सेल्फ इफेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अपने बारे में बात नहीं करता, अपने अचीवमेंट के बारे में बात नहीं करता। बाकी लोग इस देश में, इस दुनिया में दूसरे के अचीवमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। यही वजह है कि चूंकि आरएसएस खुद नहीं करता तो दूसरे भी बात न करके उसके अचीवमेंट की, उसकी बुराई करते हैं ईर्ष्या की वजह से। आज कोई भी ऐसा संगठन नहीं है इस देश में जो आरएसएस के किए गए कार्यों का 100वां हिस्सा भी किसी ने, 1000वां हिस्सा भी किसी ने किया हो, देश के किसी भी समाज के एस्पेक्ट्स पे। बिल्कुल। हितेश जी, ऐसे समय में संघर्ष की बात हुई, योगदान की बात हुई, तो आपातकाल का जिक्र करना बहुत ही लाजमी हो जाता है। आपातकाल के समय में जो आपातकाल के खिलाफ जो संघर्ष रहा, जो जनता पार्टी के गठन तक में जो संघ की भूमिका रही, उसकी यादें आज भी ताज़ा हैं। और जब हमने इसकी जो एनिवर्सरी मनाई और मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री इस बारे में जिक्र कर चुके हैं और कई बार उनका दर्द झलक कर आया कि किस तरह से एक ब्लैक डे रहा, ब्लैक हिस्ट्री रही हमारे उसमें। उस वक्त भी किस तरह से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका में रहा संघ। देखिए, संघ उस समय सबसे सक्रिय भूमिका में इस कारण रहा कि एक राजनीतिक ताने बाने या ठप्पे के अलावा पूरे देश में उसकी एक स्वीकार्यता और उसकी एक पकड़ थी। और आप ये देखिए कि वो आंदोलन ऐसा था जिसमें कांग्रेस के राजनीतिक सत्ता और कांग्रेस के रुख के विरोध में पूरा देश एक जगह लामबंद हो रहा था। उसमें समाजवादी, वामपंथी सब लोग साथ आए। परंतु संघ और उससे जुड़े स्वयंसेवकों के जो बाकी कामकाज थे, सब पर एक बड़ी चोट उस समय पर सहनी पड़ी। मुझे याद है कि मतलब जैसा मैं जानकारी रखता हूं कि आप आर्काइव्स में जाइए अलग अलग समाचार पत्रों की, तो पता चलता है कि मीडिया का कैसा दमन हुआ। परंतु उसी दौरान अगर कहा जाए तो हमने एक बड़ा अखबार खो दिया। मदरलैंड उसके बाद नहीं दोबारा से उभर सका। सबसे पहले मदरलैंड की बिजली काटी गई कि एक सरकार जो आज हम सुनते हैं बात, मीडिया की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, उस समय सारे लोग मौन थे। ऐसे कुछ अखबारों ने अपने पन्ने खाली छोड़ दिए। सब एडिटर की बजाय सब इंस्पेक्टर हेडिंग लगा रहा है। ऐसा दौर भी इस देश ने देखा था। स्वयंसेवकों ने ऐसे में इस देश के लिए और जो समाज की स्वतंत्रता है उसके लिए अगर एक तंत्र जागा रहा, आपस में संवाद करता रहा और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उस समय जेल भी गए, तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर हिस्सा आपातकाल की चोट झेलने वाला, जिस समाज पर उस चोट को अगर किसी ने आगे आकर झेला है, अपने ऊपर लेकर झेला है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। चाहे वो छात्र नेता रहे हों, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, चाहे पत्रकार रहे हों, चाहे वैसे स्वयंसेवक रहे हों जिन्होंने रातों रात उठा लिया। तो सबसे बड़ी चोट, सबसे बड़ा आघात उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका आगे आकर झेला है। बिल्कुल, एक लंबा सफर तय किया है। इसका एस्पेक्ट ठीक है, जी, चर्चा हमारी जारी रहेगी कि कुछ देर में संबोधन भी होगा सरसंघचालक का, लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्द हाजिर होते हैं छोटे से विराम के बाद। नमस्कार।